Hello everyone, welcome to my YouTube channel For and Context. Today we will discuss about Article 21 Golden Triangle and Right to Walk. राइट टू वॉक जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो हम डिस्कस करेंगे और गोल्डन ट्रायंगल से रिलेटेड सारे केसेस डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? गोल्डन ट्रायंगल एक डॉक्ट्राइन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें गोल्डन ट्रायंगल में क्या क्या चीज है? आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 21 है। ये इतना वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तीनों आर्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक का अगर अगर एक को डिलीट किया जाए और हार्म किया जाए तो बाकी दोनों भी हार्म होते हैं। ये कहना था सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये ट्रायंगल क्या करता है? इंश्योर्स एनी लॉ रेस्ट्रिक्टिंग लिबर्टी मस्ट बी फेयर, रीजनेबल एंड जस्ट, not arbitrary. Its foundation of constitution and democracy and judicial activism. Golden Triangle फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड जुडिशियल एक्टिविज्म का। आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वालिटी देता है और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंश्योर्स करता है और स्टेट का आर्बिट्रेरी एक्शन को प्रिवेंट करता है एंड फेयरनेस को अपहोल्ड करता है। इससे रिलेटेड केस है ईपी रायप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केस में क्या हुआ था? जो चीफ सेक्रेटरी है तमिलनाडु के, उनका ट्रांसफर किया गया था, जिससे रिलेटेड केस हुआ था और कहा गया था कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करा, इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्बिट्रेरी ट्रांसफर किया गया था। और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का क्या आया था? आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथेटिकल टू इक्वालिटी। इसका मीनिंग क्या है? इक्वालिटी इज नॉट जस्ट यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट but about absence of arbitrariness. इक्वालिटी इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट करता है और आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करता है। और इससे रिलेटेड प्रिंसिपल किया गया था कि अगर इक्वालिटी नॉट जस्ट ए फॉर्मल सेमनेस, equality not just a formal sameness, it requires fairness, non-arbitrariness and reasonableness। और इसका इम्पैक्ट क्या था? गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्राइन का फाउंडेशन एनश्राइन हुआ था। और आर्टिकल 19 क्या है? 6 फ्रीडम देता है, स्पीच का, असेंबली का, एसोसिएशन का, मूवमेंट का, रेसिडेंस का एंड प्रोफेशन का। इससे रिलेटेड केस क्या था? रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो आर्टिकल 19 का स्कोप को एक्सपांड करता है। आप जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे वो आर्टिकल्स का, खास करके फंडामेंटल राइट का स्कोप को इंक्रीज किया है। बैन्ड स्टेट ने क्या किया था? बैन कर लिया था। किसको? क्रॉस रोड जर्नल को। किसके आधार पर केस रजिस्टर हुआ था? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट किया गया है, इसके आधार पर केस रजिस्टर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस पे क्या जजमेंट दिया था? स्ट्रक डाउन द बैन को स्ट्रक डाउन कर लिया था और कहा था कि रेस्ट्रिक्शन ऑन स्पीच फॉर स्ट्रिक्टली विथ इन द आर्टिकल 19(2) फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एम्फेसाइज करता है।
जो डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, जो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका फाउंडेशन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें अगर स्टेट को कुछ एक्शन करना हो तो वो मस्ट बी रीजनेबल होनी चाहिए। आर्टिकल 19 से रिलेटेड दूसरा केस, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, सेक्शन 66A आईटी एक्ट के अंदर जो ऑफेंसिव ऑनलाइन स्पीच में जो पोस्ट होते हैं, अगर वो ऑफेंसिव हो गए तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। किसके अंदर, सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, डाउन कर लिया था 66A को as a unconstitutional because it violates freedom of speech and expression which is essential for democracy and arbitrary restrictions on speech are invalid, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसका इम्पैक्ट क्या था, डिजिटल फ्रीडम दिया गया था, ऑनलाइन एक्सप्रेशन को फ्रीडम दिया गया था। इट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स वॉइस एंड चॉइस। आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के अलावा कोई भी एक पर्सन को लाइफ एंड लिबर्टी उसका नहीं छीन सकता, लाइफ एंड लिबर्टी उसका नहीं छीन सकता। इट अप्लाइज टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। इट प्रोटेक्ट्स आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के आर्बिट्रेरी एक्शन को प्रिवेंट करता है। इससे रिलेटेड पहला केस ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू दिया था कि लिबर्टी कट हो सकती है, लिबर्टी कैन बी कटाइल इफ द लॉ फॉलोड द प्रोसीजर। जो हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डिस्कस किया था। सेकेंड केस में क्या गया था, आरसी कुपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या था केस, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर शेयर होल्डर आरसी कुपर ने केस किया था। केस में क्या इशू था, वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट के अंदर बैंक का जो नेशनलाइजेशन हो गया था उसके अंदर जो शेयर होल्डर थे आरसी कुपर, उनका फंडामेंटल राइट हार्म हुआ था। क्या था वो फंडामेंटल राइट, 1921-31। जो अभी 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पहले फंडामेंटल राइट के अंदर आता था अब वो 300A के अंदर लीगल राइट बन गया है, अभी फंडामेंटल राइट नहीं रहा। फंडामेंटल राइट्स आर इंटरकनेक्टेड, जो हमने पहले पढ़ा था। वन लॉ वायलेट्स मल्टीपल राइट्स साइमल्टेनियसली। आर्टिकल 21 क्या था, लिबर्टी है। लिबर्टी विथ आर्टिकल 19 फ्रीडम लेड फाउंडेशन फॉर गोल्डन ट्रायंगल डॉक्ट्राइन, जो मेनका गांधी केस में स्ट्रेंथन किया गया था। आर्टिकल अभी मैंने कहा था आर्टिकल 13 को रिपील किया गया था, किसके अंदर, 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1978 में, जो पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड। आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी था, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर आ रहा था बार बार प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को लेकर, इसलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट का पार्लियामेंट ने रिपील करके उसको क्या कर दिया,
लीगल राइट कर लिया। क्या कर लिया? लीगल राइट कर लिया। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? ये एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क बन गया जिससे जुडिशियल रिव्यू ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रिड्यूस हुआ और इंडिविजुअल राइट और सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस का बैलेंस बना रहा। आर्टिकल 21 का थर्ड केस रिलेटेड, ये इस केस में क्या हुआ था? पर्सनल लिबर्टी को एक्सपांड किया गया था। क्या केस था? खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस का बैकग्राउंड क्या था? पुलिस ने सर्विलांस किया था रात के समय और सुप्रीम कोर्ट में ये केस किस आर्टिकल के अंदर दर्ज हुआ? आर्टिकल 21, पर्सनल लिबर्टी को हार्म होता है ऐसा कहकर केस दर्ज हुआ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था कि डोमिसिलरिटी विजिट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज पर्सनल लिबर्टी not confined to mere freedom of physical restraint but includes variety of rights which make life meaningful। इसका मतलब क्या है? फिजिकल रेस्ट्रेंट ही पर्सनल लिबर्टी नहीं है, बल्कि और भी चीजें हैं जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है। इसलिए खास जो पुलिस नाइट समय पुलिस नाइट समय सर्विलेंस के लिए गया था, वो एक तरह का प्राइवेसी ब्रीच हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और राइट टू प्राइवेसी जो पुट्टस्वामी केस में हम आगे पढ़ेंगे क्या हुआ था, उस केस में और भी आर्टिकल 21 का स्कोप इंक्रीज हुआ था। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो गोल्डन रूल को अपहोल्ड करता है। इस केस में क्या हुआ था? पासपोर्ट को इम्पाउंडेड विथआउट रीजन, बिना रीजन के इम्पाउंडेड कर दिया था और वो आर्टिकल 29 के अंदर राइट टू पर्सनल लिबर्टी को हार्म कर रहा था क्योंकि वो विथआउट रीजन इम्पाउंडेड किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, नॉट आर्बिट्रेरी प्रोसीजर फॉलो होनी चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। डॉक्ट्राइन क्या था? ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से भी जो कहा था कि फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये एक गोल्डन ट्राइंगल है। अगर आप एक राइट इम्पैक्ट होता है उसके साथ बाकी सब फंडामेंटल राइट्स भी इम्पैक्ट होते हैं। और इस केस में क्या इम्पैक्ट पड़ा था? लाइफ एंड लिबर्टी का स्कोप एक्सपांडेड हो गया था। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? अभी हमने पढ़ा था, इक्वालिटी बट नॉट आर्बिट्रेरीनेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्शन, लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। ये तो तीनों म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है, इनका एक फ्रेमवर्क है। इससे ये क्या करता है? नॉन आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट करता है, रेस्पेक्ट फॉर फ्रीडम्स एंड फॉलो फेयर एंड प्रोसीजर को बढ़ावा देता है, ना कि आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करता है। जस्टिस के एस पुट्टस्वामी एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ये राइट टू प्राइवेसी का स्कोप ज्यादा इंक्रीज कर लिया है और डिजिटलाइजेशन होने के बाद जो पोस्ट होते हैं और डिजिटलाइजेशन होने के बाद आप सोशल मीडिया देख लीजिए और आधार कार्ड देख लीजिए, जो भी चीजें वहां पर आपका डिजिटलाइजेशन की वजह से प्राइवेसी ब्रीच होते हैं। और अगर वो प्राइवेसी ब्रीच स्टेट विथआउट रीजन करता है तो वो आर्बिट्रेरीनेस है और वो आर्बिट्रेरीनेस
को प्रिवेंट केएस पुट्टास्वामी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंट किया था और फंडामेंटल राइट्स को बचाया था। यही इस केस का पूरा कहना है। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जजमेंट आया था आर्टिकल 21 को रिलेटेड, राइट टू वर्क। जैसे कि अभी एक 5 साल का बच्चा मर गया था रोड पर चलने के वक्त। क्यों? क्योंकि वहां पर फुटपाथ नहीं था जो पेडेस्ट्रियंस को चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि राइट टू वॉक एक फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंडर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ओवर मोटराइजेशन व्हीकल्स क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंस पेडेस्ट्रियंस को प्रेसिडेंस कर रहे हैं ओवर मोटराइज्ड व्हीकल्स। और ज्यादातर रोड्स भी कैसे बनाए जा रहे हैं, कार्स को लेकर, बाइक्स को लेकर, ना कि फुटपाथ में जो चल रहे हैं उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं है, जिससे लिए फुटपाथ पर जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनके एक्सीडेंट्स होती रहती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कहा है कि आप लॉ लाइए, इससे रिलेटेड लॉस लाइए और लोकल बॉडीज को और क्या है कि आप इससे रिलेटेड चेंजेस लाइए। सुप्रीम कोर्ट ने और एक बात कहा था, अगर सिटीजन्स चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यूपीएससी में उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये सब केसेस जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का इवोव होने का दर्शाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को दर्शाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म को दर्शाता है, जुडिशियल ओवररीच को भी दर्शाता है। जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, हम गवर्नेंस में पढ़ेंगे या फिर पब्लिक का पेपर 2 में पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आते हैं, ये भी हमें पता चल गया कि फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म के रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को रिलेटेड बार बार यूपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खास करके आपको ये याद रखना पड़ेगा मेनका गांधी केस, जो गोल्डन ट्रायंगल को प्रमोट किया करता है। आप लोग अगर चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे भी ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। टू सपोर्ट मी प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब to your friends. Thank you.